हेलो गाइस, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। आज हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी शुरुआत के क्या क्या कारण थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। दरअसल राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी राष्ट्र या राष्ट्र राज्य के प्रति वफादारी, भक्ति या निष्ठा पर जोर देती है। अगर मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाऊं तो राष्ट्रवाद को हम अपने देश के प्रति प्रेम के तौर पर देखते हैं। राष्ट्रवाद की भावनाओं की जड़ें जमाने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लिया जाता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान। इन सब चीजों के कारण लोग अपने आप को एकत्रित महसूस करते हैं और अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बताता हूं कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई। ब्रिटिश काल के अंदर आप लोग जानते हो कि भारत में बहुत वर्षों से असंतोष चल रहा था। तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य ने बहुत सारी ऐसी नीतियां लागू कर रखी थी जिसके द्वारा भारतीय जनता बहुत परेशान हो चुकी थी। तो इसका सामना करने के लिए भारतीय लोग एकत्रित होने लगे और इसके बारे में सोचना शुरू किया। तो ब्रिटिश साम्राज्य की खराब नीतियों की वजह से ही भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। पश्चिमी शिक्षा का विस्तार, मध्य वर्ग का उदय, रेलवे का विस्तार तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने राष्ट्रवाद की भावना के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बताता हूँ कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रवाद का उदय भारत में हुआ था। तो इसमें पहला पॉइंट आएगा औपनिवेशिक प्रशासन, मतलब ब्रिटिश प्रशासन। तो ब्रिटिश शासन ने भारतीय ग्रामीण उद्योग और कृषि को नष्ट कर दिया था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदलकर रख दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप लोगों को ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश की भावना हुई। मतलब बहुत लोग यहाँ पे गुस्सा हो गए थे भारत के अंदर। ब्रिटिश शासन द्वारा अपने हितों की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया रेलवे का विस्तार तथा डाक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के चलते देश के विभिन्न भागों में रह रहे लोगों और नेताओं के मध्य संपर्क संभव हो गया, जिससे राष्ट्रवाद को बल मिला। और ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद आरंभ हुआ, जो कि बाद में बढ़ता ही गया। अंग्रेजों की पक्षतापूर्ण आर्थिक तथा राजस्व नीति की प्रतिक्रिया के रूप में आर्थिक राष्ट्रवाद का भी साथ ही साथ उदय हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था पश्चिमी शिक्षा और चिंतन। पश्चिमी शिक्षा पर आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणाली से भारतीय राजनीति में आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद जैसे नए नए विचार शामिल हुए। तो पश्चिमी शिक्षा ने भारतीयों को पश्चिमी पुनर्जागरण के मूल्यों से परिचित कराया और एक नया वैचारिक आयाम प्रदान किया। फ्रांसीसी क्रांति के आदेशों के बाद स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना ने भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद का एक नया बीज बो दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वे अब भारतीय लोग अपने अधिकारों के लिए सजग हो गए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिली। और आप लोग जानते होंगे कि उस टाइम इंग्लिश सबसे ज़्यादा चल रही थी। मतलब देश के सभी प्रशासनिक भागों में इंग्लिश का ही बोलबाला था। तो जो भारत के पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने इंग्लिश सीखी और ये एक ऐसी भाषा बन गई जिससे वे अंग्रेजों से संपर्क कर सकते थे और आदान प्रदान कर सकते थे अपनी विचारों का, जिसके कारण अब वो अंग्रेजों से डिबेट करने लगे और कुछ चीज़ें जो उनको नहीं अच्छी लगती थी वो उसका विरोध करने लगे और उस चीज़ों को समझने लगे। तीसरा कारण था प्रेस तथा समाचार पत्रों की भूमिका। प्रेस तथा समाचार पत्रों ने ब्रिटिश उपनिवेशवादी तंत्र की मानसिकता से लोगों को परिचित कराया। मतलब जो प्रेस थी वो अब ब्रिटिश की जो भी नीतियां होती थी उसका सरल शब्दों में लोगों को बताया करती थी। तो हुआ क्या, देशवासियों के मन में एकता की भावना पैदा हुई और समाचार पत्रों के जरिए विभिन्न विषयों पर लिखे गए लेखों ने देशवासियों को चेतना से भर दिया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, एक संगठित आंदोलन का सूत्रपात हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है तत्कालिक कारण। अभी तक मैंने आपको जितने भी कारण बताए राष्ट्रवाद के, इनमें से ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था जिसने राष्ट्रवाद की भावना को हवा दी, जैसे इल्बर्ट बिल विवाद, सिविल सर्विस की आयु सीमा को कम करना, दक्षिण भारत में भयंकर अकाल के समय दिल्ली दरबार का आयोजन करना जो 1877 में किया गया था। इल्बर्ट बिल जो कि 1883 में पेश किया गया था, यह मुख्य रूप से अंग्रेज अपराधियों के मामले पर भारत के जजों द्वारा सुनवाई से संबंधित था।
मतलब इसके बाद हम भारत के जज भी जो अंग्रेज लोगों के आपराधिक मामले थे उन पर सुनवाई कर सकते थे और उन पर अपना फैसला सुना सकते थे। भारतीय जनता ने तो इसका जोरदार स्वागत किया, लेकिन अंग्रेजों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया और सरकार को झुकना पड़ा और इल्बिट बिल में संशोधन करना पड़ा। साथ ही साथ लॉर्ड विंटन ने राष्ट्रवादी भावना को जगाने का कार्य किया। सिविल सेवा भर्ती में होने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, जिससे शिक्षित भारतीय युवक परीक्षा ना दे सके। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतियों तथा भारतीय हितों के टकराव ने भारत में एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला रखी। तो इन्हीं सब घटनाओं की वजह से भारत एकता के सूत्र में बंध पाया और सारे लोग भारत के एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए और आज़ादी को प्राप्त कर सके। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।